स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD के अंदर। इस वीडियो में हम प्रकाश संश्लेषण का फिर से अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी हमने प्रकाश संश्लेषण का एक वीडियो बना रखा है भाग 1 के रूप में, और ये जो है भाग 2 के रूप में हमको इस वीडियो में प्रकाश संश्लेषण को देखना है। ठीक है, तो यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लें, इसके बाद इस वीडियो को देखने हैं। क्योंकि अगर आप ये पहला और दूसरा दोनों वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, उसको एनालिसिस कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि प्रकाश संश्लेषण चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला है। ये दोनों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को आप उम्मीद करता हूँ अच्छे से देख लें, समझ लें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 6 क्वेश्चन से लेकर आए हैं, जो 6 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं उसका सॉल्यूशन बताऊं या एक्सप्लेनेशन करूं उससे पहले उम्मीद करूंगा कि आप ईमानदारी पूर्वक उस 6 क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज करके खुद बनाएं, इसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखकर आंसर देखें। ठीक है, तो ये वीडियो फिर से किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो UPSC हो, CGPSC हो, CG व्यापम हो, SSC हो, रेलवे हो, या फिर कोई सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, या किसी भी स्टेट का PCS एग्जाम हो, उसके लिए फिर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। रूल यही है कि 6 क्वेश्चन है इस वीडियो में। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन आपको वीडियो को पॉज करके खुद ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और देखना है कि आप कितना कर पा रहे हैं। तो इसके पहले के वीडियो में आपके लिए आई थिंक 6 या 7 क्वेश्चन है, और इस वीडियो में आपके लिए 6 क्वेश्चन है। टोटल आपको यहाँ पे 12 से 13 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इतना क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो प्रकाश संश्लेषण जो टॉपिक है वहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्लोरोफिल प्रकाश में कौन से रंग का ग्रहण करता है। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि पत्तियां होती हैं, उनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल नामक एक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, तो वो क्लोरोफिल क्या करता है, जो सनलाइट होता है, ठीक है, उस सनलाइट हमको पता है कि जो व्हाइट लाइट होता है, ठीक है, वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है, 7 कलर के रंगों से मिलकर बना होता है। तो 7 कलर के रंगों में से कौन कौन कलर्स को ये एब्जॉर्ब करता है हमको बताना है। ठीक है, बैंगनी, नीला, लाल या उपरोक्त में से सभी बताना है आपको। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप पहले इसका आंसर देंगे कि कौन से रंग को जो क्लोरोफिल है उसको ग्रहण करता है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो सही आंसर है उपरोक्त सभी। जो क्लोरोफिल होता है बैंगनी रंग को, नीला रंग को और लाल रंग के, तीनों रंगों को एब्जॉर्ब करने का या उनको ग्रहण करने का ग्रहण करता है। चूंकि जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश को ट्रैप करने का कार्य करता है। ठीक है, ये जो पत्तियां होती हैं उनके पत्तियों के अंदर इनके जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं में एक होता है हरित लवक। ठीक है, हरित लवक, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसको हम पर्णहरित भी कहते हैं, पर्णहरित। तो आपको ध्यान देना, ये हरित लवक है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल या पर्णहरित पाया जाता है। ठीक है, तो जो पत्तियों का ग्रीन रंग होता है इस क्लोरोफिल के वजह से ही होता है। ठीक है ना, तो चलिए, तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, जो सूर्य के प्रकाश की जो 7 किरणों में से जो 3 किरणें हैं, मतलब 3 कलर का जो प्रकाश है, बैंगनी, नीला और लाल, इन तीनों को ही वो ग्रहण करने की क्षमता रखता है, इन तीनों को ही ग्रहण करता है। उम्मीद है आपको यहाँ से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपरोक्त में से सभी, क्या किसकी जरूरत होगा। तो वीडियो को फिर से आप पॉज करें, इसका सही आंसर दें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये उपरोक्त सभी है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण या फिर इसी को हम इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश तीनों की आवश्यकता होती है, तब जाके जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है संपूर्ण होती है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसका परिभाषा ही यही होता है कि हरे पौधे, ठीक है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, हरे पौधे सूर्य की प्रकाश, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ, ये सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं, साथ ही साथ जो उनकी जड़ें होती हैं, जड़ों से H2 यानी पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। और इन दोनों का क्रिया होता है किसकी किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्योंकि जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। चलिए, तो ये कई बार से एग्जाम में प्रकाश संश्लेषण का जो केमिकल इक्वेशन होता है, रासायनिक समीकरण होता है, उसे आपसे पूछ देता है। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ क्या होता है। जैसे हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया जाता है, पत्तियां ग्रहण करती हैं। जो पत्तियों में स्टोमेटा होता है, रंध्र होते हैं, उस रंध्र के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो रंध्र के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ग्रहण किया जाता है, साथ ही साथ जो जड़ें होती हैं, जड़ों से पानी को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, ग्रहण करने के पश्चात किसकी किसकी उपस्थिति में, सनलाइट, सूर्य प्रकाश, ठीक है, सूर्य की प्रकाश और साथ ही साथ क्लोरोफिल, ठीक है, पर्णहरित,
ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का अभिक्रिया होता है। अभिक्रिया होने के पश्चात इनका भोजन बनता है, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, C6H12O6, ठीक है, इसको हम ग्लूकोज कहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ मात्रा में पानी भी निकलता है और ऑक्सीजन तो रिलीज होता ही है, ठीक है। तो इस क्लोरोफिल मतलब इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो मुख्य उत्पाद है वो तो ये है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज है। परंतु जो उसका बाई प्रोडक्ट होता है, सह उत्पाद, वो जल होता है और ऑक्सीजन होता है। ये अभिक्रिया की वजह से हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो बना ही रहता है, ठीक है। अब कई बार से इसको बैलेंस करने के लिए पूछता है, तो इसको आप यहाँ पे 6CO2 कर दीजिए और यहाँ पर ये 12H2O, 6CO2 + 12H2O, ये जो बन जाता है बाद में C6H12O6, फिर यहाँ पे आप लगा दीजिए 6H2O और 6O2, ठीक है। तो ये जो है ये फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है, या फिर सौर ऊर्जा जो होता है वो जाके रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, या सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम में ये भी पूछता है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ से आपको समझ में आया होगा। इससे पहले के वीडियो में भी ये सब मैंने कवर किया हुआ है कुछ पॉइंट, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश, इन तीनों की आवश्यकता होती है। बाकी इतना चीज़ तो आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप पहले खुद से ट्राई करेंगे, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि जब प्रकाश की तीव्रता कम होती है, मुख्यतः प्रातः और सायंकाल में, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, संचित कार्बन डाइऑक्साइड तथा श्वसन के दौरान मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड में क्या संबंध होता है। देखिए इसको ध्यान से समझिए और इसको पहले खुद आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि जब प्रकाश की तीव्रता कम होती है, अब हमको पता है कि दोपहर के समय प्रकाश की इंटेंसिटी या तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, परंतु सुबह और शाम के समय प्रकाश की तीव्रता कम होती है, ठीक है। तो सुबह और शाम के समय जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, तो क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के समय कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है, संचित किया जाता है, ठीक है। और जब पौधे श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो उस समय वो अपना भोज्य पदार्थों का यूज़ कर रहे होते हैं, और यूज़ करते समय वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। तो जब ये तीव्रता कम होता है, ठीक है, मतलब बैलेंस्ड टाइप का चल रहा होता है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, कब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोनों समय समान रहेगा क्या, कि जब संचित होते रहेगा उस समय और जब मुक्त होते रहेगा वो दोनों समान रहेगा क्या, या फिर मुक्त वाला अधिक होगा और संचित वाला कम होगा, या फिर तीसरा मुक्त जो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उसका मात्रा संचित मात्रा वाले से अधिक है। इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है, ठीक है। उम्मीद है आप आंसर दे लिए होंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ। तो देखिए जब प्रकाश की तीव्रता कम होती है उसी समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। सुबह और शाम के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जब इंटेंसिटी या सूर्य के प्रकाश की तीव्रता कम होती है तब, ठीक है। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण में क्योंकि जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बना रहे होते हैं, इसलिए क्या करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के समय कार्बन डाइऑक्साइड को संचित करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय जब अपना भोज्य पदार्थ बनाते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड को संचित किया जाता है, ठीक है। और जब वह श्वसन कर रहे होते हैं, ठीक है, श्वसन करना मतलब कि जब वो अपना भोज्य पदार्थ जो बनाए हैं उसका यूज कर रहे होते हैं तो उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। समझ में आ रहा होगा उम्मीद में, तो ये उम्मीद कर रहा हूँ। ये इस समय कार्बन डाइऑक्साइड को संचित किया जा रहा है और श्वसन के समय कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त किया जा रहा है। तो जब तीव्रता प्रकाश की कम होती है तो जो ये संचित हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वो, और जो श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो रहा है वो दोनों समान मात्रा में, लगभग समान मात्रा में रहता है, ठीक है, लगभग समान। इसलिए हम इसको ना संतुलित बिंदु भी कहते हैं या संतुलन बिंदु कहते हैं, ठीक है, संतुलन बिंदु या फिर बैलेंस्ड पॉइंट, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो जैसे आपने कई बार से सुना होगा बड़े बुजुर्गों के समय कि रात को पेड़ के नीचे भूत पकड़ लेता है, नहीं सोना चाहिए। इसका कारण यही होता है क्योंकि दिन में तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो दिन में प्रकाश संश्लेषण करते समय उनको पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड मिलते रहता है, ठीक है, और भोज्य पदार्थ भी उनको मिलते रहता है। परंतु रात के समय तो उनको सनलाइट नहीं मिलता, ठीक है, रात के समय उनको सनलाइट नहीं मिलता। सनलाइट नहीं मिलेगा तो वो प्रकाश संश्लेषण कैसे करेंगे, भोज्य पदार्थ कहाँ से आएगा। तो रात के समय जो पौधों में जो भोज्य पदार्थ, जो संचित भोज्य पदार्थ रहता है, ठीक है, संचित भोज्य पदार्थ उनके प्लांट्स के जो जैसे रूट्स हो गए, मतलब जड़ हो गया, तना हो गया, ठीक है, तो जो उसमें जो संचित भोज्य पदार्थ होता है उन भोज्य पदार्थों का वो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब भोज्य पदार्थों का यूज़ करेंगे, ठीक है, तब वहाँ पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करने लगते हैं। इसलिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो दिन में तो प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन मुक्त करते हैं,
दिन के समय, परंतु रात के समय क्या करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करने लगते हैं। इसी की वजह से रात को पेड़ ओढ़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, उससे हमको सफोकेशन होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, फिर बाद में हम कहते हैं कि हमको भूत पकड़ लिया है। ठीक है, तो इसके पीछे का साइंस ये होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमको क्या याद रखना है यहाँ पे कि जब तीव्रता कम होती है तो उस समय संचित और मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा समान होता है, और रात के समय प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करते हैं, ना कि एक्सेप्ट करते हैं। और दिन में जब प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उस समय CO2 को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु पौधों की जड़ में जल का अवशोषण किस क्रिया के द्वारा होता है, हमको बताना है। ठीक है, अब जैसे हमको पता है कि जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, साथ साथ क्लोरोफिल चाहिए, तभी तो जाके वो ग्लूकोज बनाएंगे। ठीक है, ग्लूकोज के साथ पानी बनाएंगे और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ये जो वाटर की जरूरत पड़ेगा, वाटर कहाँ से, जो पौधे की जो जड़ें होंगी, ठीक है, पौधों की जो जड़ें होंगी वो जड़ ही तो एब्जॉर्ब करेंगे जमीन से पानी को। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे, ये 4 प्रोसेस है, इसके में से कौन सा प्रोसेस के थ्रू जो जड़ हैं वो नीचे से जमीन से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, हमको वो बताना है। ठीक है, तो आप बताइए, विशरण की परासरण, संवहन की चालन। ठीक है, तो बताइए क्या है इसका आंसर। वीडियो को पॉज करके आप इसका सही आंसर दो, और कोशिश करें कि कमेंट में, जब ये वीडियो चल रहा होगा उस समय आप कमेंट भी करें आंसर में, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही जो आंसर है परासरण है। ठीक है, परासरण जिसको हम ऑस्मोसिस भी कहते हैं, ऑस्मोसिस क्रिया के थ्रू जो इनकी जो जड़ें हैं, यहाँ से जो पानी है, जो क्या बोलते हैं, मृदा में या फिर मिट्टी में जो पानी उपस्थित है, ग्राउंड वाटर है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू, ये ऑस्मोसिस या फिर परासरण के द्वारा। ठीक है, परासरण क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे ये जो जो भूमि जल है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जल की सांद्रता अधिक है। ठीक है, जल की सांद्रता अधिक है। ठीक है, और जो इनकी रूट्स हैं या फिर पूरे प्लांट के अंदर बोल लो, यहाँ पर इन सब में जल की जो सांद्रता है वो कम है। ठीक है, जल की सांद्रता क्या है, कम है। ठीक है, और जल क्या होता है, विलायक होता है। ठीक है, अपने अंदर घोल लेता है, इस जल के अंदर मिनरल्स भी होते हैं, खनिज वनिज सब इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो और जो इनकी जो जड़ें होती हैं, जड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है कि एक ऐसा झिल्ली होता है जिसमें केवल विलायक के अणु ही पास हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एक वांछित पदार्थ ही पास हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। तो क्योंकि ये जल जो कि विलायक है, और जो यहाँ पे भूमि जल है उसमें सांद्रता जल का अधिक है, और जो इधर पेड़ हैं, पौधे हैं, उनकी जड़ों में, उनकी तनों में, उनकी पत्तियों में जल की सांद्रता कम है। तो परासरण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु, यहाँ पे विलायक कौन है, पानी। ठीक है, तो विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये परासरण की विधि से ही जो भूमि जल है वो जड़ों से होते हुए पौधे में चढ़ते हैं। और फिर हमको पता है कि यहाँ पे इसमें जाइलम कोशिकाएं लगी होती है, जाइलम उत्तक लगे होते हैं। ठीक है, जाइलम टिश्यूज लगे होते हैं। ये जाइलम टिश्यूज क्या करता है कि जो यहाँ से एब्जॉर्ब या फिर जो अवशोषित जल है उसको पत्तियों तक पहुँचाने का काम करता है। ये जाइलम टिश्यूज आपको याद रखना है। जाइलम, जल से जलम याद रख सकते हैं। ठीक है, जल से जाइलम, जलम, जलम के थ्रू ही, जाइलम के थ्रू ये जो जल है वो पत्तियों तक पहुँचता है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है ये परासरण समझ में आया होगा। विषरण क्या है, एक बार विषरण के बारे में मैं बता देता हूँ। तो विषरण क्या होता है, जैसे द्रव और गैस होते हैं, मान लो। ठीक है, द्रव या फिर गैस। ठीक है, या दो से अधिक द्रव हो सकते हैं या गैस होते हैं, उनके अणुओं के द्वारा। ठीक है, उनके अणुओं को आपस में मिल जाना। ठीक है, आपस में मिलकर एक समांगी मिश्रण बना लेना। ठीक है, ऐसा मिल जाना कि आप पहचान ना सके कि कौन अलग अलग है, कौन क्या है। ठीक है, तो एक समांगी मिश्रण बना लेना, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विषरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो एक घर है। ठीक है, इस घर के अंदर तो पूरा गैसेस भरे हुए हैं। इस कोना में आप एक इत्र का बॉटल खोल दीजिए। ठीक है, इत्र के बॉटल खोलते ही आप इस कोने में भी अगर रहेंगे तो आपको इत्र का सुगंध यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब जो इत्र की जो गैसेस हो गई और ये जो वातावरण में गैस फैला उनमें मिक्स हो गया, पूरे अच्छे तरह से मिक्स हो गया, एक समांगी मिश्रण बन गया। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, विषरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, तीसरा है संवहन। ठीक है, संवहन में क्या होता है कि ये एक्चुअली संवहन जो ऊष्मा स्थानांतरण का एक विधि है। ऊष्मा स्थानांतरण। ठीक है, ऊष्मा स्थानांतरण का एक विधि होता है संवहन। इसमें क्या होता है, जो गैस हो गया, द्रव हो गया या फिर प्लाज्मा, ठोस नहीं। ठीक है, ठोस यहाँ पे हमको नहीं लेना है। ठीक है, संवहन जो होता है किसके किसके अंदर होता है, द्रव के अंदर, गैस के अंदर, और एक पदार्थ की चौथी जो अवस्था होती है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ की 3 अवस्था तो हम जानते हैं, कौन कौन सा, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन पदार्थ की जो चौथी अवस्था है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो द्रव, गैस और प्लाज्मा, इन तीनों के अंदर संवहन होता है। तो संवहन में क्या होता है, ऊर्जा स्थानांतरण की एक विधि है जिसमें
जो इसके अणु होते हैं, द्रव, ठोस और द्रव, गैस और प्लाज्मा के जो अणु होते हैं, वो अणु ही एक से दूसरे जगह क्या होते हैं, वो चलते हैं और जाके उष्मा का स्थानांतरण करने का कार्य करते हैं। ठीक है, जो ऊर्जा को मान लो अपने साथ यहाँ का ऊर्जा को ले जाके यहाँ पे दे दिया, ठीक है, फिर दूसरा इधर वाला इसको, मतलब अणु ही एक से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, इसलिए हम इसको कन्वेक्शन या फिर संवहन कहते हैं। ठीक है, चौथा है चालन। चालन भी क्या है, ऊर्जा स्थानांतरण का ही एक विधि है, जिसमें क्या होते हैं, जो आसपास के जो अणु होते हैं, ठीक है, आसपास के जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे वाले अणु से टकराते हैं और अपनी ऊर्जा उनको दे देते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको हम चालन कहते हैं। चालन में एक दूसरे से अणुओं टकराकर ऊर्जा स्थानांतरण का एक विधि होता है। तो ठोस में सबसे ज़्यादा चालन होगा, क्योंकि ठोसों का जो अणु होता है वो सबसे ज़्यादा पास होता है, फिर द्रव में थोड़ा दूर दूर हो जाता है और गैस में तो बहुत ज़्यादा दूर होता है। तो चालन सबसे अधिक ठोसों में होगा, फिर द्रव में होगा और फिर गैस में होगा। परंतु संवहन सबसे ज़्यादा किस में होगा, ठोस में तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसके अणु एक से दूसरी जगह शिफ्ट ही नहीं होंगे, क्योंकि इसके अणु बहुत पास होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो चारों जो ऊर्जा स्थानांतरण की विधि समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बड़ा सरल है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित क्या है, मतलब पर्णहरित के बारे में क्या सत्य है, पर्णहरित के बारे में क्या सत्य है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला, और इसमें हमको सत्य कथनों की पहचान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला है, यह हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में पाया जाता है। इसको तो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि जो पौधों के पत्तियों के कोशिकाओं में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिसको हरित लवक कहते हैं, वो उसमें ही क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित पाया जाता है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, प्रकाश संश्लेषण प्रायः पौधों की जड़ें, तना और पत्तियों में पाया जाता है। क्या ये सही होगा, आपको क्या लगता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, ये जो कथन है इसको हम सही नहीं मानेंगे। हालांकि जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, कई जो पौधे उनके तनों में भी होता है, लेकिन जड़ों में पॉसिबल नहीं है, तो हम ये नहीं कर सकते। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वहीं होगा, ठीक है, जहां पर क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल उपस्थित होगा। ठीक है, जहां पे क्लोरोफिल की उपस्थिति होगी वहीं पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल जहां पे होगा वो जगह जो होगा हरा भरा होगा, हरियाली होगी, उसमें हरा होगा। ठीक है ना, तो जहां जहां मतलब पत्तियों के जो पौधों के जो हरे भाग होते हैं वहां पे प्रकाश संश्लेषण होगा, क्योंकि उन हरे भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो जड़ तो हरे नहीं होते, ठीक है, इसलिए जड़ों में नहीं होता, पत्तियों में हो सकता है, तने में हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट को हमको गलत लेके करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब ऑप्शन नंबर कथन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण हरित लवक के ग्रेना और स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, मैं इसको भी पहले वीडियो में अच्छे से क्लियर किया हूं कि ग्रेना क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है। तो आप पहले पहला वीडियो देख लें, इसके बाद ही दूसरा देखें, तो ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आएगा। तो ये कथन भी बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, जो उच्च पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है हरित लवक, देखिए पहले मैं क्या बताया कि जो हरित लवक होता है, ठीक है, हरित लवक में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर भी, या फिर हरित लवक ही बोल लीजिए, हरित लवक के अंदर 2 और कोशिकांग होते हैं जिसको हम ग्रेना और स्ट्रोमा कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ग्रेना और स्ट्रोमा के अंदर ही होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था पहला वीडियो में कि प्रकाश संश्लेषण भी 2 तरह का होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये भी 2 तरह का होता है। एक होता है प्रकाश रासायनिक क्रिया, ठीक है, प्रकाश रासायनिक क्रिया, और दूसरा होता है प्रकाश विहीन रासायनिक क्रिया। प्रकाश विहीन रासायनिक क्रिया, 2 तरह की प्रकाश संश्लेषण होता है। मतलब एक में प्रकाश की आवश्यकता होती है और दूसरे में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो जब प्रकाश की मात्रा होगी, प्रकाश उपस्थित होगा, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगा, और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो ये ग्रेना में होता है। ठीक है, ये वाला जो होता है वो ग्रेना के अंदर होता है। ठीक है, इसको हिल रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि हिल नामक एक साइंटिस्ट था, उसी ने इसकी पता लगाया था, इसलिए जो ग्रेना में होने वाला प्रकाश रासायनिक क्रिया को हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। वहीं पर जो प्रकाश विहीन अभिक्रिया होता है वो स्ट्रोमा के अंदर होता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती उसको हम स्ट्रोमा के अंदर होता है। इसको केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं, मैं लिख देता हूँ, केल्विन बेंसन साइकिल। ठीक है, ये इतना याद रखना है। तो प्रकाश संश्लेषण ग्रेना और स्ट्रोमा में, प्रकाश वाला जो होगा ग्रेना के अंदर, प्रकाशहीन वाला जो होगा वो स्ट्रोमा के अंदर होता है। ठीक है, जो चौथा कथन है, पर्णहरित में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, पर्णहरित के अंदर मैग्नीशियम नामक तत्व पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कई बार से क्या होता है, क्लोरोफिल में क्लोरीन हम मार देते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल में क्लोरीन की तरह दिखाई देता है, बट क्लोरीन नहीं, उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन में देखें तो कथन नंबर 1, 3 और 4 ये तीनों हमारा सही हो रहा है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये 5वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम 6वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल प्रकाश में सर्वाधिक और नीले प्रकाश में सबसे कम होती है, ये पहला कथन। दूसरा, पराबैंगनी, हरी, पीली एवं अवरक्त प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिल्कुल भी नहीं होती। इसमें हमको असत्य कथन की पहचान करना है, ठीक है, असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसका आप आंसर पहले खुद दें, इसके बाद एक्सप्लेनेशन को देखें। तो देखिए, पहला वाला जो हो गलत होगा, ठीक है। पूछिए क्यों? क्योंकि हमको पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो क्लोरोफिल होता है वो 3 तरह के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। क्लोरोफिल, पहला क्वेश्चन में हमने देखा था कि 3 तरह का, पहला कौन कौन सा, एक रेड लाल वाला हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है, लाल, नीला और बैंगनी जो वायलेट होता है, ठीक है। इन 3 तरह के प्रकाश को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। लेकिन जो लाल रंग होता है, ठीक है, लाल रंग में जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो तो सर्वाधिक होता ही है, ठीक है, सर्वाधिक होता है, परंतु नीले रंग में सबसे कम नहीं होता, ठीक है। सबसे कम जो होता है ये वाला यहाँ पे बैंगनी होना चाहिए था, वायलेट, ठीक है। बैंगनी प्रकाश के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है, लाल रंग के अंदर सबसे अधिक होती है, लेकिन नीला के अंदर सबसे कम नहीं लेना है, ठीक है। लाल रंग से थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लाल में सबसे ज़्यादा होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उसके बाद नीले में होगा, नीला के बाद सबसे कम जो होगा बैंगनी प्रकाश के अंदर होगा, ठीक है। तो पहला वाला कथन गलत होगा। दूसरा, पराबैंगनी, हरी, पीली एवं अवरक्त प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। मतलब ये कथन जो है बिल्कुल सही है। जो पराबैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं, ये हो गया। फिर क्योंकि व्हाइट लाइट होता है 7 रंग से, तो 3 रंग में तो प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन बाकी जो 4 बच गया उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया बिल्कुल भी नहीं होती। तो अवरक्त प्रकाश, पीली, हरी और यूवी रेज में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा दूसरा कथन सही है। इस प्रकार जो इसका आंसर होगा वो असत्य बताना था, तो असत्य तो केवल पहला है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एक बार देख लें, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा वीडियो देखें, ये पहला और दूसरा, ये दोनों वीडियोस को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका जो ये टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका जो टेस्ट होने वाला है, क्या बोलते हैं, 12 तारीख को, क्योंकि उसमें तो ये वाला चैप्टर आने वाला, तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिल जाएगा। इतना आप 2 वीडियो देख लें, आपका ये चैप्टर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे से आप पढ़ाई करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।